हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 13 दिसंबर 2022 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। बट बिफोर आई स्टार्ट, आई जस्ट वांट टू से वन थिंग that in case you find these videos helpful, you can always let me know that by commenting below, liking the video and subscribing to my channel if you haven't done that. तो आज का पहला आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे वो इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल सेक्शन का एक आर्टिकल है, द कॉस्ट ऑफ जीएसटी। तो देखिए, जब से जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया है तब से परसिस्टेंटली मेंस में जीएसटी पे क्वेश्चन आया ही आया है। अब क्योंकि 2022 में हम 5 साल जीएसटी के कंप्लीट कर रहे हैं तो क्वेश्चन और ज्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है कि आप 5 साल की जर्नी डिस्कस कीजिए, व्हाट वर इट्स सक्सेसेस और कितने कंसर्न्स अभी पेंडिंग रह गए हैं जीएसटी से रिलेटेड। और ये एडिटोरियल उसी से डील करता है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल। आप चाहें तो ये पॉइंट नोट डाउन भी कर सकते हैं। इट इज एक्चुअली वेरी नाइसली रिटन। बहुत सारे कंसर्न्स और बहुत सारे सक्सेसेस। यूजुअली जीएसटी से रिलेटेड हम कंसर्न्स और क्रिटिक्स ही पढ़ते हैं, लेकिन इस एडिटोरियल में हम बहुत सारे सक्सेसेस भी देखेंगे। एटलीस्ट 3 सक्सेसेस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, तो 5 years ago a new indirect tax system was launched by नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट। तो देखिए, सबसे पहले तो आप डायरेक्ट टैक्स सिस्टम और इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम पढ़ते हैं तो क्या डिफरेंस है। अगर हम बहुत लॉजिकली समझने की कोशिश करें, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जिसका डायरेक्ट बर्डन आपके ऊपर पड़ेगा, यानी कि आपकी इनकम आप इनकम टैक्स भरेंगे, आपकी वेल्थ आप वेल्थ टैक्स भरेंगे। ये होता है डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? यानी कि आप मैकडी जाते हैं, एक बर्गर ऑर्डर करते हैं, मैकडी को सरकार को बेसिकली जीएसटी पे करना है उस बर्गर के ऊपर। तो सरकार मैकडी से पेमेंट लेगी जीएसटी की, पर वो आपसे ही लेके, जब आप बर्गर का बिल देखेंगे तो जीएसटी आपसे लिया गया है मैकडी द्वारा और मैकडी द्वारा पे किया गया है सरकार को। तो मैकडी पे बेसिकली एक इनडायरेक्ट बर्डन फॉल हुआ। हेंस इट इज इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम। आई होप यू अंडरस्टूड इट। ओके, तो देखिए, ये जायज भी है, इट इज जस्टिफाइड ऑल्सो, क्योंकि इवेंचुअली एंड अल्टीमेटली कंज्यूमर्स यानी कि आप ही लुफ्त उठा रहे हैं एक बर्गर का, एक गुड का, तो आप ही से लेके सरकार को पे किया जाएगा। ओके, सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स सिस्टम एंड इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम। और जो जीएसटी है वो इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम के अंडर आता है। ऑब्वियसली दिस गोज विदाउट सेइंग। तो देखिए, अगर हम एक पॉजिटिव नोट पे स्टार्ट करें, हम पहले सक्सेसेस देखेंगे, जीएसटी क्यों सक्सेसफुल रहा है। तो क्योंकि देखिए, जीएसटी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स के लिए इन द कंट्री। अब आई वुड रीड इट फर्स्ट और हम इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे, बट बिफोर दैट वी विल गिव इट अ कर्सरी रीडिंग। Earlier, check posts served as bottlenecks that not only involved a lot of waiting time but were also breeding spots for corruption, as taxes varied from state to state, city to city, and even local bodies. Thanks to GST, the only requirement at these checkpoints is now the e-way bill. तो सबसे पहला जो सक्सेसेस में आपका पॉइंट बनेगा जीएसटी का, वो ई-वे बिल विच इंश्योर्स फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स। ये आपकी हेडलाइन बनेगी और उसके आगे आप एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। तो देखिए, आप ये बहुत बार पढ़ते हैं, ई वे बिल, ई वे बिल। तो ई वे बिल है क्या, है ना? कहीं लोगों को बहुत बेसिक्स ही नहीं पता, तो जब तक आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे यू कैन नॉट बिल्ड अपॉन इट। ओके, तो देखिए, ई वे बिल समझने से पहले आपको वे बिल पता होना चाहिए। तो वे बिल बेसिकली, अगर एक कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स है, उसकी शिपमेंट करवानी है, उसकी शिपमेंट से रिलेटेड जितनी भी इंस्ट्रक्शंस, जितने भी डिटेल्स हैं, वो वे बिल में बेसिकली इंक्लूडेड होती हैं। तो ई वे बिल क्या हुआ? वो वे बिल जो इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट किया जाएगा ई वे बिल पोर्टल से। अगर हम कुछ प्रीलिम्स रिलेटेड इसमें भी फैक्ट देखें तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर एक जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन है, वो गुड्स को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता किसी भी व्हीकल के माध्यम से, ट्रक या कैसे भी, अगर जिस गुड को वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है, जितना भी कंसाइनमेंट है, उसकी वैल्यू एक्सीड करती है 50,000 से। तो ₹50,000 इज बेसिकली द कट ऑफ ईयर। ओके, तो आपको अगर 50,000 से ज्यादा वैल्यू एक्सीड करती है आपके कंसाइनमेंट की, तो आपको ई वे बिल की जरूरत पड़ेगी, जो आप जनरेट कर सकते हैं सरकार की ई वे बिल gst.com पे .gov.in पे जाके। तो आप बिल्कुल आराम से जनरेट कर सकते हैं। आप कैंसिल करना चाहते हैं, आप एसएमएस के माध्यम से कैंसिल भी कर सकते हैं। सो इट्स अ वेरी वेरी
इजी मैकेनिज्म। तो ई वे बिल जब जनरेट किया जाता है उसी के साथ साथ एक ई वे बिल नंबर भी आता है, जो बेसिकली सप्लायर के पास भी, जो गुड्स की कंसाइनमेंट को सप्लाई कर रहा है, जो रिसीव करने वाला रिसिपिएंट के पास भी जाता है, और ट्रांसपोर्टर के पास भी वो नंबर रहता है। तो इसीलिए बेसिकली किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आती। देखिए उसमें सब कुछ लिखा है, कितना कितना अमाउंट ऑफ गुड्स है, कितना उसका कॉस्ट है, कहाँ तक जाना है, डेस्टिनेशन क्या है, रूट क्या है, उसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली देयर इज नो प्रॉब्लम दैट वे। तो एक बहुत अच्छी स्टोरी आई थी इसी न्यूज़पेपर में, जिसमें उन्होंने बताया था कि जीएसटी ने कैसे फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स को अलाउ किया है और एनहांस किया है। क्योंकि एक स्टोरी जो थी वो ऐसे थी कि अगर हम चेन्नई से लखनऊ कोई कंसाइनमेंट भिजवानी है तो 2000 किलोमीटर से ज्यादा की ये जर्नी होती है, ठीक है। तो ई वे बिल्स जब नहीं इंट्रोड्यूस किए गए थे तो ऑलमोस्ट 140 घंटे लगते थे और बहुत सारा एग्जॉस्टिव पेपर वर्क, बीच में 4 बॉर्डर चेक पोस्ट आते थे, हर बार बॉर्डर पे भी कितने कितने दिन जो ट्रक वाले थे उनको वेट करना पड़ जाता था, बहुत सारी दिक्कतें। उसमें बहुत सारा करप्शन भी इन्वॉल्व होता था, कितना क्वांटिटी लिखा है उसमें से कितना दिखाना है, कितना टैक्स, और टैक्स भी स्टेट टू स्टेट, सिटी टू सिटी वेरी करते थे, तो बहुत सारी दिक्कत होती थी। आफ्टर ई वे बिल्स इंट्रोडक्शन कम से कम 10 से 15 घंटे का जो टाइम है वो कम हो गया है, ट्रैवल टाइम इस कंसाइनमेंट का। ये एक रिपोर्ट कहती है जो इसी न्यूज़पेपर में आई थी। ओके तो पहले देयर वर अ लॉट ऑफ चेक्स, फिजिकली देखना, इंस्पेक्ट करना कितनी कार्गो है। नाउ दिस हैज दिस इज ऑफ कोर्स कम डाउन, अब ऐसा कुछ भी नहीं होता। ओके हर अथॉरिटी से इंडिविजुअली स्टैंप लगाना डॉक्यूमेंट पे, इतनी इतनी स्टैंप्स होगी तब जाके फाइनल वहां तक पहुंचेगा। दिस हैज ऑल ये सब कुछ इरेडिकेट हो चुका है। तो आई होप अब आपको ई वे बिल का किस तरह से आप समझ गए हैं कि एक सक्सेस क्यों है। अब देखिए साथ ही में जीएसटी के आता है ई इनवॉइस सिस्टम। ओके सो अगेन मैं इसकी एक कर्सरी रीडिंग दूंगी, फिर हम देखेंगे ई इनवॉइस सिस्टम क्यों एक सक्सेस है। इट इज नाउ बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया। द सेगमेंटेड अप्रोच टू दिस प्रोविजन एडेड इट्स acceptance, starting with companies with a turnover of more than rupees 5 billion in October 2020 to business entities with an annual turnover above rupees 100 million in October 2022. The law has slowly expanded its coverage. तो देखिए क्या है बेसिकली, सबसे पहले तो ई इनवॉइस सिस्टम अगेन समझने से पहले एक सेल्स इनवॉइस सिस्टम होता क्या है। देखिए इसमें बेसिकली इस इनवॉइस के माध्यम से आप क्या करना चाहते हैं, आप जो बायर है, जो आपसे या जो कस्टमर है, जो आपसे कोई भी गुड्स या सर्विसेज अवेल कर रहे हैं, उनको आप इन्फॉर्म करते हैं कि देखिए बेसिकली इतना आपने मेरे से कुछ परचेज किया है और इतना अमाउंट आप ओ करते हैं मुझे। तो एक रिमाइंडर की तरह है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। तो बेसिकली आपके एंड पे, क्योंकि आप बेच रहे हैं, आप सेलर हैं, ये जो सेल्स इनवॉइस है ये हेल्प करता है बुक कीपिंग में, कि मतलब कितना आपके बिजनेस में कैश फ्लो होगा, कितना आएगा पैसा एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है। और उनके लिए एक रिमाइंडर की तरह एक्ट करता है कि दे हैव टू पे दिस मच अमाउंट। तो इसके साथ ऑफ कोर्स ये भी एक चीज है जो फ्रॉडुलेंट क्लेम्स है, फेक इनवॉइसिंग, ये सब कुछ हैज कम डाउन। ऑफ कोर्स करप्शन भी कम हो गया है, क्योंकि जितना इनवॉइस में सब कुछ है, बुक कीपिंग है, सब कुछ वाइट इकोनॉमी बन जाती है इसके माध्यम से, कि आप टैक्स इवेजन भी नहीं कर सकते, क्योंकि सरकार को ऑब्वियसली आप जीएसटी, आपका रजिस्टर्ड नंबर है, कितना कैश फ्लो कर रहा है, आप कितने कंसाइनमेंट्स भेज रहे हैं, कितना मनी आपको कस्टमर्स ओ करते हैं, सब कुछ पता है, आपको उतना टैक्स भरना ही भरना है। दैट्स अ गुड सिचुएशन। ओके आई होप यू अंडरस्टैंड इट। तो साथ ही में देखिए जो इसकी सेगमेंटेड अप्रोच थी, यानी कि सबके लिए झटके से ई इनवॉइस सिस्टम नहीं आ गया। स्टार्टिंग में क्या हुआ, 2020 की अगर हम बात करें तो अगर आपका जो एनुअल टर्नओवर है आपके बिजनेस का, तो बिजनेस टू बिजनेस इनवॉइसिंग सिस्टम होती है ना, तो अगर आपके बिजनेस का एनुअल टर्नओवर 5 बिलियन से ज्यादा का है तो आप आपकी कंपनी इंक्लूड होगी। फिर धीरे धीरे और छोटी छोटी कंपनीज भी इंक्लूड होने लगी। रुपीज 100 मिलियन अगर है आपकी टर्नओवर, तो आप अक्टूबर 2022 से आप भी बेसिकली इसके अंडर आ जाएंगे। तो जीएसटी नंबर दैट कैन ट्रैक एवरी सप्लाई चेन ट्रांजैक्शन हैज हेल्ड टू एड्रेस फ्रॉडुलेंट क्लेम्स एंड फेक इनवॉइसिंग। अब देखिए ये तो हमने देख लिया कि क्या सक्सेसेस थे।
However, GST is not just about tax collection anymore. मतलब GST अब केवल टैक्स कलेक्शन तक ही सीमित नहीं रह गया और रहना चाहिए भी नहीं, और भी चीजें हैं. GST is an indirect system, a full-fledged indirect system. Of course, there are a lot of things concerned. It is important to note that quantifiable parameters of GST success do not incorporate social and political costs, which have financial and administrative snowballing effects. यानी कि जीएसटी के बहुत सारे सोशल और पॉलिटिकल कॉस्ट्स भी आए हैं. देखिए किस कॉस्ट पे. जब हम इस एडिटोरियल को एंड करेंगे ना, तो हम खुद से यही क्वेश्चन पूछेंगे कि ठीक है, हम एक अच्छा सिस्टम लेके आए, लेकिन इसकी कॉस्ट क्या भरनी पड़ी. बहुत सारी सोशल कॉस्ट हैं, बहुत सारी पॉलिटिकल कॉस्ट हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल सेक्टर में भी यही कॉस्ट स्नोबॉल करती है. यानी कि ये पॉलिटिकल कॉस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट में भी दिखने लगता है. हम देखेंगे कैसे. ओके तो बहुत सारी चीजें. अब देखिए जो सेंटर स्टेट फिस्कल रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके GS2 के लिए भी. GS3 में हम यूजुअली GST के बारे में पढ़ते हैं बिकॉज लॉट ऑफ इकोनॉमी इज इन्वॉल्व एंड ऑल ऑफ दैट. पर क्योंकि आप कॉपरेटिव फेडरलिज्म पढ़ते हैं GS2 में, तो ये फेडरलिज्म के पर्सपेक्टिव से भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. क्योंकि आपको पता है रिसेंटली किस तरह की GST से रिलेटेड टसल छिड़ी रहती है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में. तो फर्दर GST हैज रेज्ड इश्यूज बिटवीन स्टेट्स एंड सेंटर, जो हम डिस्कस कर रहे थे. अब आप देखिए, समझने की कोशिश करिए. अब ये चीज यहां नहीं लिखी, ठीक है. तो पहला पॉइंट हमेशा आपका GST के ऊपर ये होना चाहिए कि GST क्या है. GST एक डेस्टिनेशन ड्रिवन टैक्स सिस्टम है. यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स हैं, ठीक है, आपने प्रोडक्शन यूनिट्स, आपने इतना ज्यादा इन्वेस्ट किया, आपकी सरकार ने प्रोडक्शन यूनिट सेटअप करने के लिए, आपने इंसेंटिवाइज किया प्रोड्यूसर्स को, मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट बनाया, कॉरिडोर्स बनाए, सब कुछ किया. लेकिन एक्चुअल में किस स्टेट को उस पर टैक्स मिलेगा? जहां पे वो सप्लाई हो रही है और जो कंज्यूमर वहां पे उसे खरीद रहे हैं. ठीक है, कंज्यूमर ही GST पे कर रहे हैं ना. तो जो भी कंज्यूमर्स, आप सपोज कीजिए अगर चेन्नई में सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, अब चेन्नई का लखनऊ जा रहा है सारा, है ना, तो GST मिल कहाँ रहा है? लखनऊ वाली सरकार को मिल रहा है, यानी कि यूपी में जा रहा है. तो क्या हुआ? इतना इन्वेस्ट करने का क्या फायदा हुआ तमिलनाडु का? ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे बेसिकली लिखी है. इट हार्म्स द प्रोड्यूसर स्टेट्स एंड रिवॉर्ड्स कंज्यूमर स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यूज. States like Tamil Nadu, which have invested highly in their manufacturing ecosystem, are facing new problems. With GST, their major source of income from the viewpoint of production is at stake. I hope you understood it. Though the government decided to roll out compensation, अब देखिए दूसरा पॉइंट आ जाता है, ठीक है. तो दूसरा पॉइंट क्या है? GST कॉम्पनसेशन से रिलेटेड है. अब आप ये न्यूज़पेपर में आए दिन पढ़ते हैं, पिछले हम कितनी बार खुद डिस्कस कर चुके हैं कि जब GST लाया गया था, ऑफ कोर्स देखिए ये एक बहुत बड़ी बात थी कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने सरेंडर कर दिए थे अपने टैक्सेशन राइट्स. इट वाज अ बिग थिंग. मतलब जिस तरह का विश्वास स्टेट गवर्नमेंट्स ने सेंटर पे दिखाया, ये अपने में ही, this is possible only and only in India. You cannot even expect that in a country so called perfect federal country like USA, because they would never do it. But in India it happened, so there was a lot of trust involved. तो of course जब आपने अपने taxation rights give up कर दिए, तो usually एक रिपोर्ट और बहुत सारे स्टडीज ये बताती थी कि एक स्टेट गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो एनुअली हर साल बेसिकली 14% ग्रोथ रेट देखता है. इट इज सॉर्ट ऑफ अ गारंटी थी कि 14% ग्रोथ रेट होती है, ये सब कुछ हमें पता था. तो बेसिकली अब एक नया सिस्टम है, बहुत सारा इनवॉइसिंग, ई वे बिल, मतलब पहले तो लोगों को समझाना GST नंबर लेना पड़ेगा, यह सब कुछ इतना डिफिकल्ट था. तो अगले 5 साल के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा प्रॉमिस किया गया कि देखिए अगले 5 साल तक जो आपका रेवेन्यू लॉस होगा, ठीक है, उसके लिए हम आपको कॉम्पनसेट करेंगे. अब 5 साल खत्म हो गए, 2017 से 2022 आ गया, ठीक है. तो लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, बीच में पैंडेमिक भी तो आ गया, बहुत कुछ आ गया. देयर हैज बीन अ ह्यूज लॉस ऑफ रेवेन्यू फॉर स्टेट्स. यस, तो इसीलिए बेसिकली बहुत सारी स्टेट्स दे हैव कम टुगेदर एंड दे आर डिमांडिंग एन एक्सटेंशन कि इस कॉम्पनसेशन को बढ़ाया जाए. ओके, तो सेकेंड पॉइंट आपके लिए ये था. ओके, अ लार्ज बर्डन ऑफ द स्लो डाउन हैज बीन पास्ड on to the states as the center has been. अब ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए. तीसरा पॉइंट हमेशा आपका यही रहेगा, जो फेडरलिज्म में सबसे बड़ा आप कह सकते हैं जो दिक्कत आ रही है GST फेडरलिज्म में, वो ये है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये चीज हम पहले भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है? बेसिकली अपने सेस और सरचार्जेस बढ़ाती जा रही है और बाकी जो टैक्सेस है उतने ही रहने दे रही है. ठीक है,
तो जो सेस है, सेस क्या होता है, बेसिकली एक ऐसा टैक्स होता है जो टेम्परेरी मेजर पे लेके आया जाता है, यानी कि टेम्परेरी बेसिस पे लेके आया जाता है एक पर्टिकुलर टास्क को फुलफिल करने के लिए। अगर स्वच्छ भारत अभियान सेस आपसे लिया जा रहा है तो वो केवल स्वच्छ भारत अभियान को ही इम्प्लीमेंट करने के लिए लगाया जाएगा। एडुकेशन सेस अगर लिया जा रहा है तो वो एडुकेशनल पर्पसेस, एडुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में ही लगाया जाएगा सरकार द्वारा। और सेस बेसिकली एक ऐसा टैक्स है जो केंद्रीय सरकार डिवाइड नहीं करती, डिविजिबल पूल में इंक्लूड नहीं होता, जो बेसिकली शेयर किया जाता है स्टेट्स के साथ। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। अब सरचार्ज भी ऐसा ही होता है। व्हाट इज सरचार्ज? ये चीज हम पहले भी देख चुके हैं। अब देखिए, हर इकोनॉमी कोशिश करती है कि वो एक प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम लेके आए, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन जो बिल्कुल लेजिट है। क्यों? हर इकोनॉमी को यही करना चाहिए, ठीक है। तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम इज एक्चुअली अ मेथड जिसके माध्यम से हम क्या करने की कोशिश करते हैं कि जो जो हमारा संविधान भी कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन भी ये कहता है कि इनकम इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर कोई अमीर बंदा है फिर वो और अमीर हो जाता है, तो जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ता रहेगा वैसे वैसे और टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। तो इसके तो जो सबसे कम कमाता है उसको ऑब्वियसली सबसे कम टैक्स पे करना पड़ेगा। यू कैन नॉट हरास पुअर पीपल दैट वे कि आप पुअर हैं, नहीं आप और टैक्स भरिए, ऐसा तो नहीं हो सकता। ये तो रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम हो गया। अगर कोई इकोनॉमी ऐसा करती है तो वो तो बर्बाद बर्बाद कंट्री है, वो तो हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसा कहाँ एग्जिस्ट करता है आज के टाइम पे, ठीक है। तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम बेसिकली इक्वालिटी, इनकम पैरिटी लाने की कोशिश करता है एज फार एज पॉसिबल, ठीक है। अब इसको और ज्यादा इक्वल बनाने के लिए, इक्विटेबल बनाने के लिए सिस्टम को, ताकि इनकम जो इनइक्वालिटी है बहुत ज्यादा ना हो, सरचार्ज यानी कि आप टैक्स तो भरेंगे ही भरेंगे। अगर आप बहुत ज्यादा अमीर हैं तो ज्यादा टैक्स भरेंगे आप सबसे, लेकिन उस टैक्स के ऊपर भी एक और टैक्स लगता है। इट इज अ टैक्स ऑन टैक्स, ठीक है। तो अभी मैं अपनी डिस्कशन को यहीं तक सीमित रखूंगी, और सरचार्ज भी शेयर नहीं किया जाता स्टेट्स के साथ। तो अब केंद्रीय सरकार यही कर रही है, इसीलिए तमिलनाडु जो स्टालिन है, बेसिकली एम के स्टालिन जो चीफ मिनिस्टर हैं तमिलनाडु के, और बहुत सारे केरला के भी जो चीफ मिनिस्टर हैं, दे हैव कम टुगेदर। वो ये भी कह रहे हैं कि आप सरचार्ज और सेस भी हमारे साथ शेयर करना शुरू कर दीजिए। देखिए ऐसा कब तक चलता रहेगा? आप खुद का रेवेन्यू बढ़ाते जा रहे हैं, आप हमारे साथ शेयर नहीं करते, हमारा रेवेन्यू उतना को उतना ही है, कॉम्पनसेशन पीरियड के 5 साल भी खत्म हो गए। सो दिस इज नॉट हाउ थिंग्स वर्क, ओके। अब देखिए, जब कोविड आया, पैंडेमिक आया, ये बहुत सिंपल सी बात है। ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट, हेल्थ या फिर वो वाटर हो, कोई भी, ये सारे स्टेट सब्जेक्ट्स में आते हैं। तो ऐसा कुछ भी होगा तो स्टेट को इम्प्लीमेंट करना है ना। तो आपको याद होगा ये चीज, बहुत विविडली आपको याद होगी कि सरकार ने एक समय पे वैक्सीन के लिए भी बोल दिया था कि स्टेट गवर्नमेंट्स खुद लें, इंटरनेशनल उन्होंने बाय करनी है, जो करना है खुद लगाएं, जैसे करना करें। तो हर चीज का जो डायरेक्ट बर्डन, लॉकडाउन को भी इंप्लीमेंट करना, सब कुछ अपनी इकोनॉमी को रिटेन करना, वो स्टेट गवर्नमेंट्स पे आ गया। तो ऑब्वियसली सबसे बड़ा बर्डन स्टेट गवर्नमेंट्स पे है, और उनको उसके लिए कुछ कॉम्पनसेशन भी नहीं मिली एज सच। तो ये काफी दिक्कत है, ठीक है। As state revenues are suffering, there is an urgent need for the inclusion. अब देखिए, ये भी एक सजेशन है कि जो डीजल है, गैसोलीन है, जेट फ्यूल है, रियल एस्टेट, इलेक्ट्रिसिटी, ये अभी जीएसटी के अंडर नहीं आते। तो एक सजेशन ये भी है कि इन सारे बेसिकली एंटिटीज को भी जीएसटी के अंडर लाया जाए, ताकि जीएसटी का रेवेन्यू पूल बढ़े और शेयर पूल भी बढ़े, डिविजिबल पूल भी बढ़ेगा, तो उनकी इनकम बढ़ेगी। अब देखिए, हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। फेडरलिज्म इज ऑल्सो सफरिंग बिकॉज ऑफ जीएसटी फ्रॉम अ ब्रॉडर परस्पेक्टिव। स्टेट गवर्नमेंट्स हैव लॉस्ट मच ऑफ देयर इंडिपेंडेंट टैक्सेशन पावर्स, जो हमने अभी डिस्कस किया, विच हैज इंक्रीज्ड देयर डिपेंडेंस ऑन द सेंटर। आप फिनेंशियली कंप्लीटली डिपेंडेंट हो गए सेंटर पे, ऑलमोस्ट कंप्लीटली। आप किससे ही अपना रेवेन्यू, लिकर, ठीक है, लिकर और ऐसे एक दो चीजें होती हैं जो बेटिंग वगैरह, उस पे ही है जो हर स्टेट गवर्नमेंट का खुद का टैक्सेशन पावर रह गई है। फिर उधर भी बाकी स्टेट गवर्नमेंट्स आ जाती हैं। अगर फॉर एग्जांपल पंजाब है या तमिलनाडु है, वो लेकर से अपना पैसा कमाते हैं। अभी हमने तमिलनाडु को देखा, मैन्युफैक्चरिंग करके तो उनको इतना डिसइंसेंटिवाइज कर दिया, तो उनको कहीं से तो रेवेन्यू चाहिए। फिर इसमें भी एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है कि अगर आप लिकर से रेवेन्यू ले रहे हैं तो लिकर तो एक सिन गुड है, मतलब ये तो बड़ी गंदी सरकार है जो लिकर को प्रमोट कर रही है, उस पर टैक्सेशन कमाना चाहती है। तो उसमें भी फिर इस तरह की बातें आ जाती हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंट टैक्सेशन पावर्स खोई हैं, इट इज अ ब्लॉट ऑन फेडरलिज्म, ये ऐसा ऑथर्स कहते हैं, ठीक है, विच इज इंक्रीज देयर डिपेंडेंस ऑन द सेंटर। जीएसटी इज मॉनिटर्ड बाय अ
अब देखिए एक और पॉइंट, अब आप नेक्स्ट पॉइंट ये लिखेंगे जीएसटी काउंसिल का, ठीक है, योर हेडलाइन वुड बी जीएसटी काउंसिल। अब जीएसटी काउंसिल में वैसे तो आप पढ़ेंगे तो आप बड़े खुश हो जाएंगे यार, मतलब जीएसटी काउंसिल तो बहुत शानदार एक इंस्टीट्यूशन है, एक फोरम है, जहाँ पे 1/3 ही केवल केंद्रीय सरकार ने वोटिंग राइट्स रखे हैं, और सारी स्टेट गवर्नमेंट्स को क्यूमुलेटिवली, सारी स्टेट गवर्नमेंट्स को 2/3 वोटिंग राइट्स मिले। आप सोच के देखिए, सेंटर को 1/3 और सारी स्टेट गवर्नमेंट्स को 2/3 मिला के, तो ये थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो खुद ही कितना अनजस्टिफाइड है। तो यही चीज यहाँ पे भी लिखी है। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली कोई भी अगर जीएसटी काउंसिल में कोई भी डिसीजन मेकिंग होनी होती है, अगर उसको पास करना होता है तो 75% वोट्स चाहिए, तो मतलब 3/4 ऑफ द वोट्स मिलने चाहिए एक पर्टिकुलर डिसीजन को फॉर इट टू पास। तो इसमें बेसिकली एक आप कह सकते हैं वर्चुअल वीटो मिल रही है किसको, केंद्रीय सरकार को। तो केंद्रीय सरकार को केवल 19 स्टेट्स का साथ चाहिए अपने किसी भी डिसीजन को पास करवाने के लिए, और वो हो जाता है पास। क्योंकि देखिए एक्चुअल में कुछ भी फेडरल प्रॉब्लम नहीं होती है, कि बहुत पॉलिटिकल साइंस की एक बहुत बड़ी थ्योरी है ये, और बिल्कुल सही भी है कहीं ना कहीं। तो हर मैं सिर्फ भारत की बात नहीं कर रही, भारत में क्योंकि ऐसा सिस्टम है तो ऑफकोर्स हम भारत की इस जगह बात करेंगे। तो फेडरलिज्म में कभी भी ऐसा नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट के कोई और इंटरेस्ट है और केंद्रीय सरकार के कोई और इंटरेस्ट है, हमेशा पार्टी टसल देख रहे हैं पिछले कुछ साल से। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन होता तो यही है ना। तो अभी अगर जैसे रूलिंग पार्टी और साथ में जो स्टेट की रूलिंग पार्टी अगर सेम है, तो फिर उनको अपना साथ मिल जाएगा और कोई भी डिसीजन पास हो सकता है। तो दैट वे अ वर्चुअल वीटो इज गिवन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आपको तो इतना नहीं लिखना, आपको बस जीएसटी काउंसिल का ये जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है इसमें क्या फ्लॉ है ये लिखना है। Okay, here it must be noted that these may be the smaller states as each state has। अब देखिए एक और चीज, अगर आप समझते हैं कि छोटी पॉपुलेशन है, छोटी पॉपुलेशन वाली स्टेट, तो उनको कम वोटिंग राइट्स नहीं, हर स्टेट के पास सेम वोटिंग राइट है, 1 वोट पर स्टेट। ओके, तो इट मस्ट बी नोटेड दैट द डिसीजंस ऑफ द काउंसिल। अब साथ ही में एक और चीज जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड जो बहुत कम जगहों पे आपको बात करते हुए ऐसा कोई मिलेगा, ऐसा मटेरियल जो इस एडिटोरियल में लिखा है बहुत मुश्किल है कि आपको इंटरनेट पे भी कहीं पे मिलेगा, लेट अलोन द मटेरियल यू स्क्रॉल फॉर जीएसटी। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि जीएसटी काउंसिल इज डेफिनेटली कॉन्ट्रोवेंशन टू द प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी। पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है, जो पार्लियामेंट का लॉ है वही सॉवरेन है, इन द सेंस जो पार्लियामेंट ने वैसे तो हम इसे फॉलो नहीं करते हैं, हम पार्लियामेंट सुप्रीमेसी आप कह सकते हैं उसको फॉलो करते हैं। क्योंकि पार्लियामेंट सुप्रीमेसी को कैसे फॉलो करते हैं कि अगर जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई एक जजमेंट दी, तो उसको भी अगर आपने खारिज करना है या ओवरकम करना है तो पार्लियामेंट एक लॉ के माध्यम से कर देता है, ये बात आपको पता है। तो कहीं ना कहीं अगर आपके जीएसटी काउंसिल के जो भी डिसीजंस हैं वो अगर पार्लियामेंट पे भी बाइंडिंग है, तो पार्लियामेंट सोवरेनिटी को भी आप बेसिकली कहीं ना कहीं ब्लॉट करते हैं, क्योंकि हम पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं बिल्कुल ये पॉइंट। थर्ड, देयर आर इश्यूज रिलेटेड टू रियल एस्टेट। अब देखिए ये आपको मैं बहुत ज़्यादा नहीं समझा सकती, क्योंकि इतनी डिटेल चीज़ है कि अगर मैं आपको ये समझाने लग पड़ी तो ये पता नहीं कितना बड़ा लेक्चर हो जाएगा। तो यहाँ पे बस आप एक पॉइंट यहाँ से जो ले सकते हैं वो रियल एस्टेट और इंटरमीडियरी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कंसर्न है। अब यहाँ पे 2 स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं रियल एस्टेट सेक्टर में, प्रॉपर्टी सेक्टर की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पे ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंटल राइट्स टीडीआर और फ्लोर स्पेस इंडेक्स, इससे रिलेटेड एक दिक्कत है। अब देखिए टीडीआर क्या है, इट इज अ सर्विस लायबल फॉर जीएसटी। अब देखिए जीएसटी का जो गुड्स एंड सर्विसेज क्या होती हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह आप सप्लाई करें उसका जो लुफ्त उठाएगा वो जीएसटी भरेगा, यही होता है ना। तो कोई भी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जो एक जगह स्थायी है, उस पर जीएसटी नहीं लगता, इसीलिए रियल एस्टेट सेक्टर इसके अंदर अभी नहीं आया है। ठीक है, तो जो टीडीआर है, ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंटल राइट्स, जो रियल एस्टेट सेक्टर में अभी लगते हैं उस पर जीएसटी लगता है, तो ये अपने में ही बहुत अब्सर्ड है। ओके, तो अब साथ ही में यहाँ पे एक और चीज़ है, फ्लोर स्पेस इंडेक्स में भी यहाँ पे लिखा है कि जो लोकल म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं यहाँ पे लगता है लिवाई सच ग्रांट्स, ये सब कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी अगर आप जनरली जानना चाहते हैं कि क्या होता है टीडीआर, तो मैं आपको बहुत बेसिकली समझाती हूँ। ये एक आप कह सकते हैं एक जोनिंग टेक्निक है। मतलब आप सपोज कीजिए कि एक पार्क एरिया है, तो एक पार्क एरिया आप ओन करते हैं, लेकिन आप उस पार्क एरिया को एज इट इज रहना देना चाहते हैं, और सरकार फॉर एग्जांपल या म्यूनिसिपैलिटी फॉर एग्जांपल, और ये एक पार्क एरिया है जो आप चाहते हैं कि इसको आप कंजर्व कीजिए, इसमें कुछ भी डेवलप नहीं होना चाहिए।
तो जिसका वो लैंड है आप उसको थोड़ा सा पैसा दे देंगे, कॉम्पनसेट कर देंगे, और आप कहेंगे जो डेवलपमेंट आप यहाँ करने वाले थे इस लैंड पे अब आप किसी और लैंड पे कर लीजिए, ठीक है। तो ये बेसिकली जो TDR है, जो एक सर्विस है इस तरह से, इस पे GST अप्लाई होता है। पर अब वही बात है, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे तो GST नहीं होना चाहिए, पर इसीलिए ये कॉन्ट्रडिक्टरी है, ठीक है। फोर्थ द डीले, अब देखिए ये फोर्थ नहीं है, बड़े सारे पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे इन्होंने ब्रॉड डिस्कस किया है, इसीलिए फोर्थ पे ही पहुंचे हैं अभी तक सिर्फ, ठीक है। द डीले इन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक एपेलेट ट्राइब्यूनल तो होना ही चाहिए, इसीलिए अब GST के बहुत सारे जो डिसीजंस हैं उनके खिलाफ अगर किसी को दिक्कत होती है तो फिर जुडिशरी पे जाना पड़ता है। अब जुडिशरी में ऑलरेडी इतने सारे पेंडिंग केसेस हैं, तो यही दिक्कत है कि एपेलेट ट्राइब्यूनल GST स्पेसिफिक होना चाहिए। GST रिफंड्स प्रॉपरली नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, तो ये GST रिफंड्स का भी एक सेपरेट पॉइंट आपका बन सकता है। लास्टली, सेक्टोरल इश्यूज विद GST कंटिन्यू टू परसिस्ट, फ्यूल इज आउट ऑफ इट्स परव्यू एंड एयरलाइन इंडस्ट्री डजंट गेट क्रेडिट फॉर टैक्सेस। देखिए पता है क्या होता है कि जब आप एक पर्टिकुलर सेक्टर को GST के अंदर ले आएंगे तो GST रिफंड्स मिलते हैं, ठीक है। GST रिफंड जो मिलता है वो ऑटोमेटिकली फिर आपका कोई टैक्स नहीं लगता उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे। तो जब आप एयरलाइन इंडस्ट्री का जो फ्यूल है ना, उसका इतना ज़्यादा टैक्स पे करते हैं उसके ऊपर आप, तो उसका मिलता तो है नहीं वापस, रिफंड तो मिलता नहीं है, तो आप GST के अंडर ले आएंगे तो ये कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। विद 28% GST रेट ऑन प्रोडक्ट्स लाइक प्लाईवुड। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि कहीं आप कह सकते हैं कि रैशनल नहीं है, जो GST स्लैब्स हैं, क्यों रैशनल नहीं है ऐसे इकोनॉमिस्ट बहुत सारे कहते हैं। अब आप खुद सोच के देखिए, जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है कंप्लीटली, ऑलमोस्ट कंप्लीटली उस पर 28% टैक्स रेट लगता है। अब ऑटोमोबाइल सेक्टर एक सिन गुड भी नहीं है ना, चलिए लग्जरी गुड कहीं कहीं ऑटोमोबाइल आप मान सकते हैं, पर ऑटोमोबाइल पार्ट्स तो लग्जरी गुड्स कहीं से नहीं है। अब आप सीमेंट कहाँ से एक सिन गुड है ना, इससे कोई टोबैको वगैरह ऐसा तो कुछ नहीं है कि सरकार चाहती है ज्यादा टैक्स लगाओ ताकि लोग इसे खरीद ना पाए, नहीं है ना, लेकिन उस पर 28%। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसको रीलुक और रिव्यू करने की बहुत जरूरत है, और यही सारी चीजें यहाँ पे लिखी है। विद 28% GST रेट ऑन प्रोडक्ट्स लाइक प्लाईवुड, ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, पोटेंशियल बायर्स आर फोर्स्ड टू ऑप्ट फॉर, फिर अगर आप इतना टैक्स लगाएंगे, फिर जो अनरजिस्टर्ड जिनके पास GST नंबर भी नहीं है उन डीलर्स को आप ढूंढना शुरू करते हैं, क्योंकि आप इतना नहीं पे करना चाहते, ठीक है। In fact, for local and unskilled labor, it is difficult to derive an MRP। अब यहाँ पे बहुत कुछ नहीं लिखा, हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए आप यहाँ पे एक पॉइंट जरूर लिख सकते हैं, क्योंकि इस पे भी बहुत आजकल बात हो रही है, वो गेमिंग सेक्टर है। अब देखिए क्या है, एक होती है गेमिंग ऑफ स्किल, जैसे एक रूबेल बना देना, या फिर वो जो सुडोकू, और जिसमें इंटेलेक्ट लगेगा आपका, या बहुत सारी ऐसी तरह की गेम्स। अब ये तो मैंने बहुत ही क्लीशे एग्जांपल्स ले लिए, जो ऐसी बड़ी बड़ी गेम्स भी होती हैं, ठीक है। तो जो गेम ऑफ स्किल है और एक गेम ऑफ चांस है, जिसे आप एक तरह से कह सकते हैं फ्लूक वाली गेम्स होती हैं, ठीक है। अब लेकिन आप इसमें कुछ डिफरेंस ही नहीं कर रहे, कोई डिफरेंशिएट ही नहीं कर रहे, दोनों पे ही 28% GST है, ओके, एंट्री टिकट पे। तो ये कहीं ना कहीं जो चीजें हैं, आप गेमिंग सेक्टर और उसका जो पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा है। इट अट्रैक्ट्स नियरली $3 to 5 बिलियन। अगर आप और खुद से, जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब पैंडेमिक आया था तब भी कहा था, वी वांट टू रूल गेमिंग सेक्टर एंड वी कैन डू दैट, वी कैन रूल इन एवरी सेक्टर, दैट्स नॉट अ थिंग। बट द फैक्ट इज, ये टैक्सेशन सिस्टम को जब तक आप रैशनलाइज नहीं करेंगे तब तक हम कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करने से चूक जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। अब यही चीज लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। 5 years ago the question was, is the country completely ready for a single tax? क्या one nation one tax हो सकता है? ओके 5 साल बाद भी क्वेश्चन यही है, कहीं ना कहीं कि क्या हम रेडी भी हैं एक टैक्स के लिए। पर इसके साथ एक और चीज हमें खुद से पूछनी है कि हम किस कॉस्ट पे ट्रांजिशन किए हैं वन नेशन वन टैक्स पे। आई होप इट वाज अ वेरी गुड आर्टिकल, you liked the article as much as I did, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव एडिटोरियल था। GST पे एक अच्छा मटेरियल मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, इतना बिट्स एंड पीसेस में, और पता नहीं कैसे से ही मटेरियल अवेलेबल होते हैं। पॉक्सो इनकॉन्ग्रुइटी, तो बेसिकली ये क्या है
अब देखिए जो हम फर्स्ट पैराग्राफ इसके रिलेटेड डिस्कस करेंगे वो बहुत ही क्लीशे पैराग्राफ है, ऑलरेडी हम इसका बैकग्राउंड जानते हैं, डिस्कस कर चुके हैं। असली जो कुछ कुछ नई चीजें आपको पता चलेंगी वो इस पैराग्राफ और सेकेंड लास्ट पैराग्राफ में होंगी। ओके, तो बेसिकली जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी ने सैटरडे को ये बोला कि जो पार्लियामेंट है उनको जरूर मैं रिक्वेस्ट करूंगा और सजेस्ट करूंगा कि वो एक रिव्यू दे सकते हैं पॉक्सो, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, क्योंकि बेसिकली आप जितने भी एडोलेसेंट रिलेशनशिप्स हैं उनको क्रिमिनलाइज कर देते हैं, क्योंकि 18 साल से नीचे वाला सब चाइल्ड है ना। तो चाहे आप 17 साल के हैं तब भी आप चाइल्ड हैं। आप किसी के साथ भी एक रोमांटिक रिलेशनशिप में इन्वॉल्व नहीं हो सकते, चाहे वो आपका कंसेंट हो चाहे ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लमेटिक डिसीजंस आ रहे हैं। हमने जैसे देखा था कि बहुत सारे केसेस में क्या होता है, जैसे स्पेशली गर्ल के पेरेंट्स ही हमने देखा है, गर्ल के रिलेटिव्स देखा है, वो अपने कंसेंट के साथ किसी एक लड़के से प्यार करती हैं और उसके साथ एक इंटीमेट रिलेशनशिप में इन्वॉल्व भी हैं, लेकिन अब उनके माँ बाप को वो लड़का पसंद नहीं है, और जो भी रीजंस हो सकते हैं, और रिलेटिव्स भी। अब वो जैसे मद्रास हाई कोर्ट में हमने अभी रिसेंटली देखा था कि वो हाई कोर्ट के अंदर ही लड़ाई होनी शुरू हो गई और कैसे चिल्लाने लग पड़े एक दूसरे के ऊपर। तो उसमें उन्होंने बोला कि देखिए इन्होंने सेक्सुअली असॉल्ट किया है मेरी बेटी को एंड ऑल ऑफ दैट। तो जब बेटी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, आई लव हिम। तो इस तरह की चीजें जो हैं, और वो 16 साल की आई थिंक लड़की थी और 17-18 साल का वो लड़का था। तो ये दिक्कतें, इस तरह के केसेस, उसमें मद्रास हाईकोर्ट ने एक्विट भी कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, इस तरह के केसेस तो गलत है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड इट। ओके, speaking at the National Annual Stakeholders Consultation on Child Protection, the CJI expressed a growing concern underlined by several high courts. Okay, ये बहुत सारे हाई कोर्ट, जैसे अभी हमने मद्रास हाई कोर्ट का केस डिस्कस किया, बहुत सारे हाई कोर्ट जब हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद जब जज हुआ करते थे, तो उन्होंने भी ये एक ऐसी कैटेगरी ऑफ केसेस है जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस पोज करती है जजेस के लिए। क्योंकि देखिए आप 17 के हैं, 17+18 के होने ही वाले हैं, तब भी आप पॉक्सो के अंडर आ जाते हैं, तो ये बहुत दिक्कत है। ठीक है, A stringent legislation, Protection of Children from Sexual Offences Act, criminalizes all sexual activity for minors, that is those under the age of 18 years. Cases involving consensual sexual activity of teenagers often end up facing the full force of law. अब ये चीजें हमें पता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं अब देखिए ये कुछ कुछ चीजें हैं जो आप बहुत लिख सकते हैं, बहुत एक एडिशनल एज आपको प्रोवाइड करेंगी। वो ये है, विद 253 मिलियन adolescents in the country एंड द सोशल कल्चर, हम इतने सारे अडोलेसेंट्स हमारी कंट्री में एग्जिस्ट करते हैं और हम इस सोशल कल्चर में रहते हैं जो किसी भी तरह के एक एडोलेसेंट की डिसीजन मेकिंग को स्टिग्मेटाइज करते हैं कि इन्हें अक्ल नहीं होती, इन्हें क्या पता, एक्सपीरियंस नहीं है, बहुत सारी चीजें। इवन दो हम इसके क्या सही है क्या गलत इसमें नहीं जाएंगे। तो इसीलिए CJI का ये जो कॉल है फॉर रिफॉर्म इज सिग्निफिकेंट एंड वेलकम। अब देखिए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 जो है, बेसिकली उनका डेटा ये बताता है कि 39% ऑफ विमेन जो हैं वो अपना फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स 18 साल की उम्र से पहले कंडक्ट कर लेती हैं। ठीक है, तो जो पॉक्सो एक्ट है इसको 2012 में लाया गया था और इसने कंसेंट की जो एज है वो 16 से 18 कर दी थी। ठीक है, पिछले 40 साल तक इससे पहले 16 ही कंसेंट की उम्र थी। अब जब ये आया तो साथ ही में IPC को भी अमेंड करना पड़ा और बाकी लॉज को भी अमेंड करना पड़ा, ताकि रिमेन्स कोहेसिव, यही उम्र सबके लिए रहे हर लॉ के तहत। सिंस द लॉ लीव्स लिटिल रूम फॉर डिस्क्रिशन बाय ट्रायल कोर्ट्स, पार्टीज आर ऑफन फोर्स्ड टू अप्रोच द हाई कोर्ट्स फॉर लीनियंसी, और यही होता है, फिर पेंडेंसी बढ़ जाती है, फिर एपेलेट। अभी हमने बहुत सारे हाई कोर्ट्स द्वारा ये देखा है कि वो रोमियो जूलियट एक्सेप्शन को इन्वोक करते हुए दे कॉशियसली एक्विट द अक्यूज्ड इन केसेस इन्वॉल्विंग कॉन्सेंशुअल सेक्सुअल एक्टिविटीज बिटवीन माइनर्स। तो ये सारी चीजें हमने बेसिकली मद्रास हाई कोर्ट की भी डिस्कस कर ली। ओके, तो यहाँ पे एक डेटा है एनफोल्ड प्रोएक्टिव हेल्थ ट्रस्ट द्वारा, उन्होंने रिपोर्ट किया है कि देखिए 1 in 4 केसेस जो होते हैं पॉक्सो एक्ट में, उसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं वो एडमिट करते हैं कि हम रोमांटिक रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हैं। ठीक है, इवन व्हेन पॉक्सो इनैक्टेड, देखिए जब पॉक्सो आया था 2012 में, तो पॉलिसी मेकर्स, द रीजन वाई दे आर पॉलिसी मेकर्स, अगर पार्लियामेंट है और पार्लियामेंट में जब हम ऐसे लोगों को भेजते हैं जिन पे हमें ट्रस्ट है कि वो हमारे लिए अच्छे पॉलिसीज और अच्छे लॉज लेके आएंगे, तो दे आर पॉलिसी मेकर्स। जब वो एक लॉ लेके आते हैं चाहे वो बुरा है, तो उनको पता होता है कि इसमें क्या बुरा है या फिर इसका मिसयूज कैसे हो सकता है, अब उसके क्या रीजंस हैं क्या नहीं है, क्यों वो उसके साथ डील नहीं करते, या
उसको मेजोरिटी मिल पाती है उनके कंसर्न को या नहीं मिल पाती, वो चीज़ें डिटरमाइनिंग फैक्टर्स होते हैं। तो जब पॉक्सो आया था, पॉलिसी मेकर्स को पता था कि क्या दिक्कतें इससे हो सकती है 16 से 18 साल के लोगों के लिए। तो एक ड्राफ्ट बिल भी आया था साथ में, जहाँ पे आप तब तक एक सेक्सुअल एक्टिविटी को स्टैट्यूटरली रेप नहीं बोल सकते जब तक वो अगर 16 से 18 साल की उम्र में, जब तक यूज ऑफ फोर्स ना हो। तो फोर्स के बिना कंसेंशुअल है तो उसको हम रेप नहीं कहेंगे। ये बिल आया था पर इस बिल को ड्रॉप कर दिया गया पार्लियामेंट में, ठीक है। सो देयर आर वैलिड कंसर्न्स दैट एडिंग अ डिफेंसिव। अब देखिए जब आप कंसेंशुअल सेक्सुअल एक्टिविटी को डिफेंस के रूप में ऐड कर देंगे तो फिर हाँ, हम मानते हैं ये भी कंसर्निंग है, क्योंकि बहुत बार ऐसा है कि अगर लड़के के एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं, किसी को प्रीजुडिस नहीं कर रही, फॉर एग्जाम्पल अगर लड़के की साइड वाले थोड़े से रिच हैं या कैसे भी, यूज ऑफ फोर्स अगर हुआ भी है तो वो पैसे देके कह देंगे कि नहीं आप बोलिए कि ये कंसेंशुअल था एंड ऑल ऑफ दैट। दिस ऑफ कोर्स कैन हैपन, पर इसीलिए पार्लियामेंट तो पार्लियामेंट है, सबसे वाइजेस्ट जो लॉ मेकिंग पीपल हैं उनको वहां पे बिठाया गया है, इलेक्ट करके भेजा गया है। तो बिल्कुल आप एडोलेसेंट जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, स्टडीज हैं इतनी सारी जो हुई हैं, आप उनका बिल्कुल सहारा लीजिए, उनसे सजेशंस लीजिए और इसका एक रिव्यू बिल्कुल होना चाहिए। नाउ दिस इज समथिंग वेरी कंसर्निंग। फर्स्ट टाइम सिंस गलवान, इंडिया एंड चाइना ट्रूप्स क्लैश इन तवांग सेक्टर। तो देखिए अगर LAC स्टैंड ऑफ या बिल्कुल ऐसा बॉर्डर डिस्प्यूट के ऊपर कुछ भी आता है तो आप बहुत सारे मिनी मैप्स बना सकते हैं। तो जब आप LAC बनाते हैं तो LAC का केवल वेस्टर्न सेक्टर नहीं है, ईस्टर्न सेक्टर भी है जो हमारे नॉर्थ ईस्ट में आता है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश के पास, ठीक है। तो आप बिल्कुल यहाँ पे तवांग दिखा सकते हैं कि चाइना तिब्बत यहाँ है, और बिल्कुल आप एक्सट्रीमिटी पे देख रहे हैं तवांग यहाँ पे रीजन है। फिर आप बाकी जो अभी करंट स्टैंड ऑफ चल रहा है वो दिखा सकते हैं, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। अभी क्या हुआ है, इंडियन और चाइनीज ट्रूप्स जो हैं उन्होंने वो एक क्लैश में इन्वॉल्व होती दिखी है अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में, दिसंबर 9 के 3 बजे सुबह सुबह, ठीक है। उन्होंने एक दूसरे से थोड़ी सी हाथापाई की है और डंडों से थोड़ा बहुत स्टिक्स वगैरह से एक दूसरे को मारा है। और ये जब से गलवान इंसिडेंट हुआ है तब से लेके अभी तक क्लोजेस्ट इस तरह का एनकाउंटर हमने देखा है। द इंडियन सोल्जर्स हु वर इंजर्ड इन द क्लैश अब ये बेसिकली गुवाहाटी के एक हॉस्पिटल में रिकवर कर रहे हैं। अब कुछ कुछ माइनर इंजरीज ऑफ कोर्स दोनों साइड्स के ही सोल्जर्स को हुई है, ओके। और देखिए लेकिन अच्छी बात यह है, अब अच्छी तो क्या बात है, क्योंकि चाइना ने ही दोबारा यूनिलैटरली ये चीज करने की कोशिश की है। हम हमेशा आप कह सकते हैं डिफेंस में ही रहे हैं चाइना सेक्टर में, ठीक है। उन्होंने ही हमेशा स्टेटस क्वो को चेंज करने की कोशिश की है। तो इसके बाद, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद दोनों ने इमीडिएटली डिसएंगेज कर दिया एरिया से, अपने अपने वहां से। एज अ फॉलो अप ऑफ द इंसिडेंट फिर जो हमारे इंडियन कमांडर हैं एरिया के, उन्होंने एक फ्लैग मीटिंग होल्ड की अपने काउंटर पार्ट यानी कि चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ, ताकि इसको डिस्कस किया जा सके कैसे पीस को रिस्टोर किया जा सके तवांग सेक्टर में। हम बहुत सारी एडिशनल चीजें जो शायद अब देखिए, क्योंकि ये इशू आ ही गया है, क्या पता आने वाले समय में हम इससे रिलेटेड एडिटोरियल्स देखें, क्या फॉलो अप चीजें हो सकती हैं, मे बी इट बिकम्स अ डिप्लोमेटिक थिंग ऑफ समथिंग लाइक दैट। हेंस वी नीड टू नो कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। इंडिया चाइना ट्रूप्स क्लैश इन तवांग सेक्टर। तो देखिए इंसिडेंट बिल्कुल आपको याद होगा, जो युद्ध अभ्यास ऑपरेशन हुआ है इंडिया और US के बीच में, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जो बेसिकली ओली में हुई थी उत्तराखंड के। तो उसमें चाइना ने क्या बोला था, ये 1993 और 1996 के बॉर्डर अग्रीमेंट्स के खिलाफ जाती है, तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए क्योंकि ये केवल 100 किलोमीटर ही दूर है अराउंड हमारे LAC से। तो इंडिया ने ऑफकोर्स ये चीज़ बोला था कि कहाँ से क्या रिश्ता है, और 1993 1996 बॉर्डर अग्रीमेंट्स को तो आपने ब्रीच किया था, जो आप अपने सोल्जर्स लेके गलवान में आ गए और हमारे सोल्जर्स को आपने अटैक किया, ठीक है। तो यू आर टॉकिंग अबाउट 1993 एंड 1996 के बॉर्डर अग्रीमेंट्स, ओके। और ये सारी चीजें, द कंटिन्यूइंग मिलिट्री टेंशंस एट डिफरेंट पॉइंट्स अलोंग द 3000 किलोमीटर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कम्स एज न्यू दिल्ली किक्ड ऑफ अ सीरीज ऑफ इवेंट्स। अब देखिए क्योंकि हम G20 की प्रेसिडेंटशिप भी ले चुके हैं, उसमें चाइना भी है, तो देखिए क्या इस प्लेटफॉर्म को, क्योंकि देखिए UNSC या ये सब वगैरह, जैसे भी मिस्टर मोदी ने बहुत फ्रैंकली बोला बाली पे, कि ये कहीं ना कहीं अनसक्सेसफुल हो ही गया है, पीस हो चाहे वो वॉर रुकवाने में, कॉन्फ्लिक्ट रुकवाने में, क्योंकि इतना पॉलिटिकल जो पावर स्ट्रगल एग्जिस्ट करता है वहाँ पे, एक पार्टी कोई रेजोल्यूशन लेके आएगी तो दूसरी वीटो कर देगी, कुछ नहीं है वहाँ पे। आपने एरिया वाइज किसने सोचा है कि वर्ल्ड के जो सबसे क्रिटिकल टेररिस्ट रिलेटेड या सबसे क्रिटिकल जो इश्यूज हैं उसमें 5 सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट कंट्रीज जो हैं
वो ही डिसीजन लेंगी। किसने उनको बना दिया, ये इतना हक कैसे मिला हुआ और क्यों नहीं चेंज हो रहा? तो यूएनएससी तो डिफंक्ट हो चुका है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो G20 जैसे जो प्लेटफॉर्म्स है, तो G20 इज एन ऑल्टरनेटिव टू यूनाइटेड नेशंस, इट इज इट इज ऑफ कोर्स क्लेम्ड लाइक दिस। तो इसीलिए G20 पे बात की जाएगी क्या नहीं की जाएगी, ये बहुत हमें देखने के लिए मिलेगा कि अब इंडिया में ही सारी मीटिंग्स होनी है। वैसे तो यूजुअली फिनेंस ट्रैक और शेरपा ट्रैक आपको पता है हम कंडक्ट कर रहे हैं। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। इंसिडेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड प्रेसिडेंट और G20 की जो बाली की समिट थी, उन्होंने एक छोटा सा हाथ मिलाया और ऐसे ही बस एक दूसरे को देखा और स्माइल किया, मतलब ऐसे ही हुआ था, कर्टसीज एक्सचेंज की थी, कोई सब्सटेंसिव टॉक्स तो नहीं हुई। तो हम समझ रहे थे, जब भी हम समझते हैं कि शायद सब सॉल्व हो जाए या कुछ भी हो जाए, तब ऐसा चाइना कुछ कर देता क्लैश, ठीक है। अब जो क्लैश हुआ है अरुणाचल प्रदेश में, ये सब कुछ हमने देख लिया। अब देखिए ये जिस जगह पे हुआ है ना, यंगैत से इस बेसिकली इसको कहा जाता है, ओके, इट्स नियर अ पॉइंट कॉल्ड यंगैत इन ईस्टर्न तवांग, ओके। तो जिस जगह पे ये बेसिकली हुआ है, ये ऑलरेडी अग्रीड डिस्प्यूटेड एरिया है, यानी कि दोनों साइड ये मानती हैं कि हमें, दोनों की परसेप्शन अलग है कि कहाँ ये खत्म हो रहा है, कितना हमारा है कितना आपका है, ठीक है। तो इंडियन और ये जो हमारी दोनों साइड्स की ट्रूप्स हैं यहाँ पे पेट्रोल भी करती हैं। देयर वर नो साइंस ऑफ, अब देखिए वही बात है, हमें नहीं पता था कि ट्रांसग्रेशन होने वाली है, क्या होने वाला है, वी डिडंट इवन नो। फिर जैसे ही अगर थोड़ा सा हमें सुनाई दिया हमारे ट्रूप्स को, तो 70 से 80 इंडियन ट्रूप्स वहाँ पे भाग के गए और दे पुश्ड बैक एंड द इंट्रूडर्स, क्योंकि ये लोग खुद ही आ गए थे। देयर वाज इंटेंस हैंड टू हैंड कॉम्बैट विद स्टिक्स इन केन्स फॉर अ फ्यू आवर्स, ओके। अब ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। अब देखिए, इन सर्टन एरियाज अलोंग द LAC इन द तवांग सेक्टर इन अरुणाचल प्रदेश देयर आर एरियाज ऑफ डिफरिंग परसेप्शन, जिसमें से एक ये रीजन है वेयर बोथ साइड्स पेट्रोल द एरिया अप टू देयर क्लेम। अब देखिए ये ट्रेंड 2006 से सेटअप किया गया है, जहाँ पे अपने अपने एरिया तक आप बेसिकली पेट्रोल करेंगे। ये ऐसा ही सिमिलर ट्रांसग्रेशन हुआ था 2016 में भी, जहाँ पे वो अपने 250 कम से कम PLA सोल्जर्स लेके आ गए थे और हमारे एरिया में घुस गए थे, पर तब ऐसा कोई skirmish नहीं हुआ था। Nothing happened back then, but of course something has happened today. The Chinese perpetually control, अब देखिए चाइनीज तो यही करते हैं, उनका है जब मन करेगा वो एस्केलेट कर देते हैं सिचुएशन को, टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, इट्स ऑल देयर थिंग, प्री प्लान ट्रांसग्रेशन फॉर एन ऑपरचून टाइम। तो इसीलिए बेसिकली देखिए क्या था कि जो फॉरेस्टेड टेरेन है, बिल्कुल इतना ज़्यादा हेविली फॉरेस्टेड डेंस फॉरेस्ट है यहाँ पे, जिस पॉइंट पे इन्होंने किया है ना, और साथ में इन्होंने उस एरिया को, सबसे ऊंची ऊंची एरिया पे जहाँ पे सप्लाई लाइन्स इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा बिल्ट है और इजी भी होगा उनको देखना हमारे सोल्जर्स को, वहाँ पे उन्होंने कैप्चर किया। फिर स्नोफॉल भी है एरिया में, तो इंडियन ट्रूप्स के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया, ठीक है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द कोर्स ऑफ टाइम। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज फ्रॉम द टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट सेक्शन ऑफ द हिंदू, वेइंग इन ऑन द एफिकेसी ऑफ फीमेल लीडरशिप इन गवर्नमेंट। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें विमेन रिजर्वेशन बिल से रिलेटेड और नारी शक्ति, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो थीम था इंडिपेंडेंस डे स्पीच का, वो नारी शक्ति था। और बहुत विविडली उससे पहले जब 15 अगस्त का एक बारी उनकी थीम थी एज ऑफ कंसेंट ऑफ मैरिज क्या होना चाहिए, कि 21 बढ़ा देना चाहिए और ये सब वगैरह। तो उसके बाद आपने बिल्कुल अपने प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन देखा था एज ऑफ कंसेंट से रिलेटेड, ऑल्दो वो बहुत ही हिस्टोरिकल सा क्वेश्चन था, एक बहुत पुराना केस 1800 का। बट नेवरदलेस आई एम जस्ट सजेस्टिंग और पॉइंटिंग आउट एट वन थिंग, दैट इट इज अ ट्रेंड सेटर थिंग, है ना, जो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं अपनी इंडिपेंडेंस डे स्पीच पे। तो अब क्योंकि उन्होंने नारी शक्ति और ये सब वगैरह के बारे में बात की है, तो विमेन रिलेटेड इशूज जो भी कुछ हो रहा है उससे, अब क्योंकि G20 के भी ऑल पार्टी मीट जब हुई, तो उस पर भी बहुत सारे जो CPI के मेंबर्स थे और बहुत सारे उन्होंने सजेस्ट किया बाकी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स ने कि विमेन रिजर्वेशन बिल लाया जाए एज सून एज पॉसिबल, उसको पास भी किया जाए। तो ठीक है, इसीलिए अब बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। इवन इफ इस पे क्वेश्चन GS2 में ना आए, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, यू वुड definitely get a question on women in your essay, ठीक है। तो उसके लिए एक बहुत परफेक्ट मटेरियल आपको यहाँ से मिलता है। अब देखिए क्या जर्मनी, ताइवान और न्यूजीलैंड में क्या कॉमन है। ये कॉमन है कि तीनों ही कंट्रीज में विमेन हेड कर रही हैं अपनी गवर्नमेंट्स को, एंड ऑल्दो दे आर लोकेटेड इन थ्री डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, द थ्री कंट्रीज सीम टू हैव मैनेज्ड। अब देखिए तीनों ही कंट्रीज तीनों डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में बसी हुई हैं, पर तीनों ने ही अपने अपने जब पैंडेमिक आया था, अपने अपने एरिया को काफ़ी प्रोफिशेंसी से संभाला है, ओके।
or much better than their neighbors. Much along the same lines, a detailed recent study by researchers, अब देखिए एक स्टडी कंडक्ट की गई है यूनाइटेड स्टेट्स में रिसर्चर्स द्वारा, उसकी बहुत सारी रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि जिन स्टेट्स में फीमेल गवर्नर्स थी उनमें कम कोविड रिलेटेड डेथ्स हुई हैं, परहैप्स क्योंकि जो फीमेल गवर्नर्स हैं उन्होंने बहुत डिसाइसिवली काम किया और एक्शन लिया और स्टे एट होम ऑर्डर्स पास किए. अब देखिए ऑफ कोर्स द ऑथर्स ऑफ द स्टडी कंक्लूड दैट विमेन लीडर्स आर मोर इफेक्टिव. इन्होंने बड़ी जल्दी वैसे कंक्लूड कर दिया कि विमेन लीडर्स ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं मेल काउंटर पार्ट से इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस. ठीक है, तो इसीलिए देखिए कहीं ना कहीं अगर ये बात सच है ना, तो जो मिलिट्री में, आर्मी में विमेन का ना होना क्योंकि दे आर वीक एंड दे फिजिकली एंड ऑल दैट, वो वीक हैं या फिर टाइम्स ऑफ क्राइसिस में एंशियस हो जाती है, तो फिर ये कहीं ना कहीं डिमीन हो जाती है जो इतनी बड़ी लॉन्ग स्टैंडिंग जो एक हम पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं सरकार का स्टैंड. यही नहीं, सरकार का बहुत सालों से ये स्टैंड है, तभी तो अब जाके आर्मी सेक्टर खुलने लगा है विमेन के लिए, तो देयर विल बी सेवरल क्रिटिक्स. अब देखिए ऑफ कोर्स इस रिपोर्ट के बहुत सारे क्रिटिक्स होंगे, कितनी जल्दी आप कंक्लूजन पे कैसे पहुंच गए, है ना. डेफिशिएंसीज हो सकती है, डेटा लिमिटेड हो सकता है. ऑफ कोर्स डेटा लिमिटेड है, ये तो कोई भी मना नहीं कर रहा है यहाँ पे. और बहुत सारी चीजें ठीक है, हम मान गए, क्या पता, हम मान गए कि सुपीरियोरिटी नहीं है, सारे फीमेल लीडर सुपीरियर हैं मेल काउंटर पार्ट से, ये तो हो भी नहीं सकता. लेकिन एटलीस्ट हम इतना तो कंक्लूड कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट टेक अवे बस हम इतना सा लेके जा रहे हैं रीसेंट स्टडीज और रीसेंट एक्सपीरियंस से, कि जो इनहेरेंट बायस है और परसेप्शन है फीमेल इफेक्टिवनेस को लेके जब वो लीडर के रूप में होती है, ये गलत है. बायस तो गलत है, ये तो हम एटलीस्ट कंक्लूड कर सकते हैं ना. अब हम इंडिया से एग्जाम्पल लेने की कोशिश करते हैं. अब इंडिया के ग्राम पंचायत को हम देखने की कोशिश करते हैं. अब हम देखिए यहाँ पे एक स्टडी लिखी है, वेरी इंपॉर्टेंट. आप बिल्कुल, ये तो एक परसिस्टेंट क्वेश्चन अगेन GS2 में है कि कैसे पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशंस है उसमें जो विमेन लीडरशिप है उन्होंने कैसे, उसके सक्सेसेस क्या हैं, उसके फेलियर्स क्या हैं. तो आप बिल्कुल लिखिए ये स्टडी. आई वुड सजेस्ट कि यू शुड मेंशन इट, क्योंकि देखिए ग्राम पंचायत में बेसिकली ये बताया गया कि जो विमेन सरपंच होती हैं वो ज़्यादा डिसाइसिवली इम्प्लीमेंट करती हैं बेसिक सर्विसेज वाली पॉलिसीज़ को, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो बेसिक चीज़ें चाहिए. ठीक है, तो ये बेसिकली जो नोबेल लॉरेट हैं एस्थर डफलो और जो को ऑथर है उनके राघवेंद्र चट्टोपाध्याय, उनकी एक स्टडी के माध्यम से हमें पता चलता है. और उन्होंने जब आपको पता है ये, तो ऑफकोर्स आप लिखेंगे 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में, आप बिल्कुल लिखेंगे. ओके, कि उनकी रिजर्वेशन आई 33%, 1/3 ऑफ द विमेन. ऑफ कोर्स हर पोजीशन जो भी है विमेन के लिए रिजर्व होगी पंचायती राज में. ठीक है, तो फिर इन्होंने जो भी स्टडी कंडक्ट की उससे ये पता चला कि जब भी विमेन प्रधान होती हैं या विमेन सरपंच होती हैं, वो दे आर मोर लाइकली टू इन्वेस्ट इन प्रोवाइडिंग इजी एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर. आप सोच के देखिए, ड्रिंकिंग वाटर को क्यों प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि रूरल एरियाज में जो ड्रिंकिंग वाटर कलेक्शन का जो जिम्मा है, जो इतने दूर दूर तक चलते जाना मटके सिर पे रख के, वो किसका है, ऑब्वियसली विमेन का. तो उस पर उन्होंने काम करना शुरू किया. ठीक है, तो ये चीज, इन एडिशन टू द इंस्ट्रूमेंटल importance of promoting more space for women in the public policy, this is also an important goal from the perspective of gender equality. The right to vote. अब देखिए right to vote का हम देखते हैं, अब यहाँ पे it is not important. About the suffrage. अब देखिए इंडिपेंडेंट इंडिया को सच में कहीं चीजें ऐसी हैं जो हम पे एलिगेशंस लगाई गई उस समय के सो कॉल्ड वेस्टर्न लीडर्स द्वारा कि इंडिया इज एन एक्सपेरिमेंट डूम्ड टू फेल, है ना. क्योंकि इतनी इलिटरेसी होने के बाद भी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज लाना, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो अपने में ही बहुत रेवोल्यूशनरी है. ठीक है, और इलेक्शन कमीशन को क्यों इतनी तारीफ मिलती है, ऑल्दो आज के समय में उस काफ़ी इम्पार्शलिटी से रिलेटेड बहुत सारी क्रिटिकल स्टेटमेंट्स हैं. ओके फाइन, इश्यूज हैं, पर इलेक्शन कमीशन जब बनाई गई और उन्होंने जिस तरह से हर वॉलंटियर्स ने जाके सीनियर सिटीजन्स को, हर एक इंसान को बताया कि देखिए ये आपका राइट है, ये आपका हक है, आप ऐसे बैलेट पेपर पे अपना वोट देंगे, और सब कुछ ऐसे समझाया. इट इज़ अ ब्यूटिफुली डन एक्सरसाइज. और भारत अपने में ही एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट निकल के लिखा, जो सो कॉल्ड वेस्टर्न डेमोक्रेटिक कंट्रीज इतने सालों तक आज भी फेल हो जाती हैं, आज भी कू अटेम्प्ट्स हम देख लेते हैं, लेकिन इंडिया स्टिल सर्वाइव्स एंड इट इज फ्लरिशिंग लाइक anything. Okay, I hope you understand it.
तो विमेन वर अलाउड टू वोट फ्रॉम 1950 ऑनवर्ड्स। जैसे ही हमने संविधान लेके आया तब से विमेन को यहाँ पे राइट टू वोट मिला है। एवरीबडी हैज अ राइट टू वोट योर राइट। तो फर्स्ट इलेक्शन से लेके अभी तक तो सो कॉल्ड मैच्योर डेमोक्रेसीज में इतना लॉन्ग स्ट्रगल, इतनी प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन, आप यूएसए का आप हिस्ट्री उठा के देखिए, आप यूरोप की हिस्ट्री उठा के देखिए, है ना, कितनी प्रोटेस्ट्स के बाद वहां पे लड़कियों को जाके राइट टू वोट मिला था। तो क्योंकि हम ऐसे के पर्सपेक्टिव से ऑफ कोर्स डिस्कस कर रहे हैं, तो आप ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाली स्टोरी भी लिख सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ, बेसिकली सारे जो मेन थे वो कहाँ चले गए थे, जो एबल बॉडीड मेन थे जो लड़ सकते थे, दे वर अवे टू द बैटल फील्ड्स। अब वो बड़ा सारा काम पीछे छोड़ के गए, बड़ी सारे जिम्मेदारियां वो सब विमेन ने उठाई, ठीक है। तो फिर ऑफकोर्स जो यूरोपियन कंट्रीज थी, उनकी सरकारें थी, उन्हें लगा कि ये जो एंटाई फीमेल बायस है ये गलत है, इनको राइट टू वोट मिलना चाहिए, तो बहुत समझदार है, इन्होंने तो सब कुछ संभाल लिया। तो ये स्टोरी बहुत अच्छी है जो आप लिख सकते हैं, छोटा सा एक एनेक्डोट है जो आप लिख सकते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें, अब इंडिया में क्या है, फीमेल लीडर्स, ऑफ कोर्स इंडिया में भी बहुत सारे कैरिज्मेटिक फीमेल लीडर्स नहीं हैं पर बहुत कम है आज के समय में। तो इंदिरा गांधी, जयललिता, मायावती, सुषमा स्वराज, ममता बनर्जी, ठीक है। तो ये बहुत सारे ग्लेयरिंग एग्जाम्पल्स सेटअप करते हैं फीमेल लीडरशिप के, ठीक है। ओके, द फीमेल रिप्रेजेंटेशन। अब लेकिन अगर हम करंट, हमने कल भी ये डेटा देखा था कि करंट जो सरकार है वो वैसे कहती है कि हमने सबसे ज़्यादा विमेन रिप्रेजेंटेशन इंश्योर की है, बिल्कुल ऑफ कोर्स, है ना, पर वो भी तो कम ही है, 10% क्या होता है फीमेल मेंबर्स। तो ये मिनिस्टीरियल स्ट्रेंथ का, तो ऑफ कोर्स दिस स्पीक्स हाईली ऑफ द मेल बायस इन पॉलिटिक्स इज वेल एंड द पार्लियामेंट डिसीजन मेकिंग। अगर कोई भी लॉ बन रहे हैं तो उसमें एक लेंस तो मिसिंग ही है ना, एक लेंस तो आ ही नहीं रहा ना, एक ही सिर्फ वर्ल्ड व्यू है, क्या पता उसमें बहुत सारी और चीजें हैं जो ऐड ऑन हो सकती हैं विमेन के आने से, ठीक है। ओके, अब देखिए आप बायस देखिए, मिस बनर्जी ही सिर्फ एक करंट सिटिंग फीमेल चीफ मिनिस्टर है ना। तो ये पॉलिटिक्स में जो बायस है ये आप ऑलरेडी जानते हैं। द अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन इन इंडियन लेजिस्लेचर्स इज इवन मोर स्ट्राइकिंग। फॉर इंस्टेंस, द 2019 इलेक्शन sent the largest number of women to the Lok Sabha. Despite this, women constitute just over 14% of the total strength of Lok Sabha. तो आप खुद सोचिए कि अगर हम टाइनी रवांडा की बात करें, उसमें भी it comes on the top with a staggering 60% of seats in its lower house occupied by women. तो आप बिल्कुल अब रवांडा का एग्जाम्पल यहाँ पे दे सकते हैं। विमेंस बिल, अब हमें बेसिकली विमेंस बिल के बारे में बात करनी है। तो देखिए ऑफ कोर्स जब एक लड़की को इलेक्शन लड़ना होता है तो उसके पास बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, और इसीलिए उनको थोड़ा सा लेवल प्लेइंग फील्ड बना के देने के लिए थोड़े से एप्रोप्रिएट लीगल मेजर्स लेने पड़ेंगे। इट इज़ नॉट ईजी, जिस तरह का डर्ट फिल्थ, और अगर आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और आपको आसपास वाले हर एक इंसान आपको कहेगा ये गंदा है, ये गंदगी बहुत है, आप नहीं लड़ सकते, एक ये तो मेल डोमिनेटेड फ्योर है, आप कौन बनेगा, एक लड़की कैसे बन सकती है, वीक, ये वो, बहुत सारी चीज़ें, 36 आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, यू शुड बिकम अ टीचर, व्हाई यू डूइंग दिस, ऑल दैट। तो बहुत सारी चीज़ें, तो इसीलिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड अगर आपको प्रोवाइड करनी है तो थोड़ा सा कोटा यहाँ पे बेसिकली बोला जा रहा है। ऑल्दो अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट उठा के देखेंगे इससे रिलेटेड, जो हमारी विमेन बहुत सारी ऐसी जैसे सरोजनी नायडू वगैरह जो मेंबर्स थी, उन्होंने अपोज किया था रिजर्वेशन को। उन्होंने कहा था मेरिट बेसिस पे ही रहना चाहिए जो भी है, कहीं ना कहीं विमेन मेरिट के बेसिस पे नहीं बल्कि इस तरह के कोटा बेसिस पे अगर जाएंगी तो उनका कॉन्फिडेंस कम होगा कि हम कोटा लेके आए हैं, खुद से तो नहीं जीते। तो ये भी एग्जिस्ट करता है। तो इसीलिए मैं कभी भी अपने किसी एनालिसिस को बायस नहीं रखना चाहती किसी भी तरह से। कहीं पे अगर कोई चीज़ नहीं लिखी होती, आई मेक श्योर that I do justice to a particular article. Okay, I have mentioned earlier that mandated reservation for women in the ग्राम पंचायत। अब देखिए सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की भी एक रिपोर्ट है कि रिजर्वेशन ने कहीं ना कहीं एक बहुत सक्सेसफुल इम्पैक्ट दिखाया है। देखिए सबसे पहले तो जो आपके घर में आपको इज्जत मिलने लग पड़ती है, जब आप फिनेंशियल इंडिपेंडेंस या आप एक लीडरशिप रोल में जाते हैं ना, तो जो घर आपका कभी सुनता नहीं होता था, सबसे पहले तो गाँव में जब आप सरपंच बन जाते हैं तो आपके घर वाले आपकी बात को तवज्जो देते हैं। सो लॉट ऑफ थिंग्स। तो अगर यही चीज़, ये सेम मॉडल रेप्लिकेट किया जाएगा स्टेट असेंबलीज या पार्लियामेंट के लेवल पे भी, तो हम ये इम्पैक्ट देखेंगे। ओके, तो जो विमेन रिजर्वेशन बिल है, इट वाज फर्स्ट प्रेजेंटेड टू द लोकसभा बाय एच.डी. देवेगौड़ा गवर्नमेंट इन 1996। लेकिन देखिए उसके बाद जितनी भी सरकारें आई, है ना, मतलब कभी आया नहीं। यूपीए सरकार भी लेके आई इस बिल को, एनडीए सरकार भी लेके आई, लेकिन कभी पास ही नहीं हो पाया, है ना, क्योंकि बहुत सारी पार्टीज हैं, वो मेल मेंबर्स हैं बहुत सारी पार्टीज के, वो अपोज करते हैं इस बिल को ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस प्रीटेक्स्ट्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं।
अब देखिए इन्होंने एक सिंपल सी बात बोली है, देखिए कहते हैं हम आपको एक बड़ा सिंपल सोल्यूशन है इस बात का, दिक्कत है कोई बात नहीं, एक सिंपल सोल्यूशन भी तो एग्जिस्ट करता है। आप क्या करिए, आप जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ठीक है, स्पेशली जो मेजर पार्टीज हैं, वो क्या करिए, अपनी नॉमिनेशन में रिजर्वेशन दे दीजिए, है ना, थर्ड ऑफ द पार्टी, 1/3 ऑफ द रिजर्वेशन दे देंगे अगर आप नॉमिनेशन की, कि मतलब इतनी हम नॉमिनेशन जितने भी कैंडिडेट्स का फाइल कर रहे हैं उसमें 1/3 विमेन ही होंगी, तो ऑटोमेटिकली पार्लियामेंट में लेजिस्लेचर्स में जाएंगी विमेन 1/3, है ना। तो दिस कैन बी अ प्रिकर्सर स्टेप, सिंपल, नथिंग मच। ओके, तो यही चीज यहाँ पे लिखी है। आई होप आपको हर चीज समझ आ गई होगी। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, हमने डिस्कस किया था कैसे पेरू में क्या हुआ था, एक जो इससे पहले प्रेसिडेंट हुआ करते थे, इससे पहले जो प्रेसिडेंट थे वो कैसलो एक्चुअली क्या चाहते थे, उनके खिलाफ इम्पीचमेंट एक ऑर्डर एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट करने वाली थी उनकी कांग्रेस, यानी कि उनका जो लेजिस्लेचर था। इस इम्पीचमेंट मोशन से पहले उन्होंने कांग्रेस डिसॉल्व करने का ऑर्डर निकाल दिया और उन्होंने कहा कि अब से मैं डिक्री के माध्यम से, डिक्टेटरशिप के माध्यम से रूल करूंगा। तो लेकिन इससे पहले फटाफट सारे कांग्रेस के मेंबर्स, ऑपोजिशन मेंबर्स आ गए और इनको इम्पीच कर दिया, और फिर इनको फटाफट से ओवरटेक कर लिया इनकी एक सक्सेसर ने, जो पेरू की सबसे पहली विमेन प्रेसिडेंट बनी है, डीना बोलवार्ट ने। अब लेकिन मिस्टर जो कैसलो है ना, उनको उनका बड़ा फैन बेस है, उनके जो स्ट्रॉन्ग होल्ड एरियाज हैं वहां पे इतनी प्रोटेस्ट हो रही है, वहां पे डेथ भी 2 रिपोर्ट हुई हैं, तो इसीलिए बेसिकली वो कह रहे हैं दैट यू मस्ट रिजाइन एंड ऑल दैट, और जल्दी से जल्दी आप इलेक्शंस लेके आइए। तो इसीलिए फाइनली जो मिस बॉलवर्ट है उन्होंने अपना डिसीजन दे दिया है कि ठीक है, आई गिव इन टू योर डिमांड्स एंड अपने नेशनली टेलीवाइज्ड एड्रेस में कि ठीक है इलेक्शंस होंगे अप्रैल 2024 की स्टार्टिंग में, और उसके माध्यम से, वैसे तो इन्होंने कहा था कि जितना भी रिमेनिंग टर्म है 3 साल के करीब जो बचा हुआ कैसलो का, वो मैं पूरा करना चाहूंगी, पर ऐसा नहीं हो पाया। बाइडेन वाव सपोर्ट फॉर यूक्रेन एंड कॉल विद ज़ेलेंस्की, नाउ ऑफ कोर्स देयर इज नथिंग मच इन इट, क्योंकि बाइडन ने क्या किया है, जो यूएस का सपोर्ट है वो दोबारा से वाव किया है कि हम वी आर ओपन टू जस्ट पीस, और ये सब वगैरह कुछ भी होगा हम खड़े हैं आपके साथ, नथिंग मच। अब यहाँ पे कुछ डिस्कस करने वाला है भी नहीं। यूके का भी सेम स्टेटमेंट था, डोंट डीले स्कीम फॉर मदरसाज हाउस पैनल्स टेल्स ओके सेंटर। तो देखिए बेसिकली क्या है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मंडे को उन्होंने क्या कहा है, केंद्रीय सरकार को ये बोला है कि देखिए आप प्लीज जल्दी से जल्दी अप्रूव कीजिए कंटिन्यूएशन किस चीज का, किस स्कीम का, स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू मदरसाज और माइनॉरिटीज, स्पेम, ठीक है। तो बेसिकली इसके माध्यम से केंद्रीय सरकार को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करनी होती है मदरसा माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स को, ठीक है। तो इनका ये कहना है कि आप क्यों नहीं प्रोवाइड कर रहे, क्यों इतनी ज्यादा डिले कर रहे हैं, क्योंकि जो स्पेम है बेसिकली उसको फिनेंशियल, उसको भी तो आप फंड करके देखिए। जब नीति आयोग ने रेकमेंड कर दिया दैट यू मस्ट कंटिन्यू द स्कीम, लेकिन इसका अभी भी जो एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी है वो अभी तक उसको आपने अप्रूव नहीं किया, तो ये बेसिकली इसमें कंसर्निंग चीज दिखाई है। रिमूव ऑफेंडिंग एलिगेशंस इन पिटिशन अगेंस्ट ओके कन्वर्जन, सुप्रीम कोर्ट ने देखिए यहाँ पे क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है देखिए सुप्रीम कोर्ट ने मंडे को बोला है कि हम बहुत सीरियस है इस बात को लेके, जो क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ऑब्जेक्ट कर रही हैं कि देखिए कहीं जो एलिगेशंस हमारे ऊपर लगाई गई हैं माइनॉरिटी रिलीजन्स पे, आपको ये बात पता है जो जस्टिस शाह है उन्होंने क्या कहा है, जो रिलीजियस कन्वर्जन इकोनॉमिक इंड्यूसमेंट के माध्यम से कि हम आपको हर महीने राशन पहुंचा देंगे, या फिर फोर्स के माध्यम से कि हम 1 लाख रुपए देंगे, किसी एक गरीब इंसान को आप 1 लाख रुपए देंगे, तो उनके लिए क्या है, पेट पालने से बड़ा क्या धर्म होता है, तो वो धर्म कन्वर्ट कर लेगा विदाउट इवन रियलाइजिंग कि क्या हो रहा है उनके साथ, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ये जस्टिस शाह ने कहा था कि गलत है। अब लेकिन देखिए जो अश्विनी उपाध्याय जी हैं, जो बेसिकली आप कह सकते हैं पिटिशनर हैं, जिन्होंने बोला था रिलीजियस कन्वर्जन एक नेशनल सिक्योरिटी इशू है एंड ऑल ऑफ दैट, अब उन्होंने अपने जो एडिशनल आप कह सकते हैं सबमिशन में बड़ी सारी एलिगेशंस ऐसी लिखी हैं जो माइनॉरिटी रिलीजन्स के ही खिलाफ हैं और उनको काफी ऑफेंड करती हैं। ओके तो उन्होंने जैसे बोला कि मैसिव रिलीजियस कन्वर्जन्स हो रही हैं एंड ऑल ऑफ दैट। हम देखते हैं क्या एक्चुअल में काफी ऑफेंसिव है। Okay, so appearing before a bench of justices, Mr. Shah, M.R. Shah and S. Ravindra Bhatt, senior advocate Dushyant Dave for the organization. अब दुष्यंत दवे जी आप जानते हैं इनको, सीनियर एडवोकेट है, ऑलमोस्ट बहुत सारे केसेस जो अच्छे अच्छे हैं वो लड़ रहे हैं आजकल ये। तो उन्होंने बोला है कि देखिए ये जो एलिगेशन आपने लगाई है एडिशनल सबमिशन में ये सही नहीं है, और अगर आप देखिए आई वुड रीड इट, दीज एलिगेशंस इंक्लूड दैट सर्टेन रिलीजन्स वो क्या कर रहे हैं, वो रेप्स परपिचुएट करते हैं,
मर्डर्स परपेचुएट करते हैं धर्म परिवर्तन करने के लिए। और अगर आप ही के कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अगर इस तरह की सबमिशंस पड़ी है तो एक क्या गलत सिग्नल नहीं जाएगा माइनॉरिटी कम्युनिटी को कि सुप्रीम कोर्ट अलाउ कर रहा है इस तरह की बातें, उनके पास पड़ी है, आपने निग्लेक्ट कर दिया, आप कह रहे हैं ठीक है तो ये गलत नहीं है क्या? तो जस्टिस भट्ट ने बोला जी हाँ बिल्कुल, जो पिटिशनर के एडवोकेट है उनको बोला कि आप ये जो भी आपकी रिटर्न सबमिशन आपके क्लाइंट ने की है उसमें जो भी ऑफेंडिंग एलिगेशन है उसे हटाइए, उसको मॉडरेट कीजिए, इस तरह की चीज़ें ऑन रिकॉर्ड नहीं हो सकती। तो ये जो 28 पेज की रिटर्न सबमिशन है मिस्टर उपाध्याय द्वारा जो सबमिट की गई है, इसमें इन्होंने काफ़ी इस तरह से लिखा है दैट हिस्ट्री इज एविडेंट के इतने फोर्सफुल और फ्रॉडुलेंट कन्वर्जन्स हुए हैं, एक ग्लोबल फिनोमेना है ह्यूमन हिस्ट्री का ये फोर्सफुल कन्वर्जन्स। और जस्ट बिकॉज आप इतने जीलस होते हैं लोगों का धर्म परिवर्तन करने के लिए अपने रिलीजन में, तो मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस ने बेसिकली बहुत सारे बिलियंस ऑफ लोगों को मारा है, बहुत सारे मिलियंस ऑफ विमेन का रेप किया है, डिस्ट्रॉयड मिलियंस ऑफ टेम्पल्स एंड अदर वर्शिप सेंटर्स। तो ये उन्होंने बोला है, उन्होंने पूरी की पूरे कल्चर डिस्ट्रॉय कर दिए, जैसे माया, मेसोपोटामिया, रोमन, इजिप्ट, धर्म परिवर्तन के जील में। तो आप पढ़ सकते हैं कि इस तरह का रिकॉर्ड अगर सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड बुक में पड़ा है तो कहीं ना कहीं एक रॉन्ग सिग्नल जाता है और सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया है। बेनिफिट्स ऑफ पॉलिसी ऑन रेयर डिजीजेस नॉट रीचिंग पेशेंट्स। तो बेसिकली एमपी जो है राज्यसभा की, उन्होंने ये चीज़ बोला है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की ये एमपी हैं, कि देखिए क्या है, जो आप एक पॉलिसी लेके आए थे नेशनल पॉलिसी ऑफ रेयर डिजीजेस, वो पेशेंट्स तक तो सही से पहुंच ही नहीं रही, although it's been several months that the policy has been introduced। तो ये चीज़ जो मार्च 2021 में आई थी एनपीआरडी, रेयर डिसीजेज आप जानते हैं जो बहुत ही लाखों में किसी एक बच्चे को, या फिर उसका फिर अब इतने, क्योंकि फिर ट्रीटमेंट ही नहीं डेवलप हुआ, क्योंकि इतना ज़्यादा है नहीं ना वाइड स्प्रेड डिसीज, तो ऐसी कुछ कुछ डिसीजेस है ना, तो इसीलिए बेसिकली इस तरह के डिसीजेस के लिए ट्रीटमेंट बहुत महंगा होता है, क्योंकि वाइडली अवेलेबल नहीं है ट्रीटमेंट, तो 5 लाख 10 लाख इस तरह के चीज़ें होती हैं। तो फिर अगर कोई पुअर इंसान है और उनके किसी बच्चे को ऐसी कोई डिसीज़ है तो फिर वो कहाँ से अफोर्ड करेगा? तो आप फंड रेजिंग जो साइट्स हैं, जो यूट्यूब पे भी आप बहुत बार एडवर्टीजमेंट देखते हैं, दे आर वर्किंग ऑन देयर पार्ट, बट ऑफ कोर्स अगर सरकार इस तरह की फंडिंग कहती है लेकिन उसमें 36 डॉक्यूमेंटेशन है, कोई अर्जेंसी दिखाती ही नहीं है जो ग्राउंड लेवल के डिपार्टमेंट से, फिर कैसे ऐसे काम चलेगा? ये बेसिकली यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने जो नोटिफाई की थी इस पॉलिसी का थोड़ा सा बैकड्रॉप हमें देखने के लिए मिला है। ओके, तो इन मे इट इंक्रीज द फंडिंग सपोर्ट टू ₹50 lakh per patient with diseases classified as rare. However, the MP alleged that the unending delay and lack of urgency on the part of the centers of excellence designated as per the policy has claimed several young lives and endangered the survival prospects of 415 patients, largely children। ठीक है, तो बहुत सारी रेयर डिसीजेज आप जानते हैं, लाइजोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर्स, जिसमें जो आपको लाइजोसोम है आपका सेल का, वो सही से जो भी टॉक्सिक मटेरियल है वो स्टोर नहीं कर पाता, या फिर जो न्यूट्रिशंस है उसको प्रॉपर डाइजेशन में भी बहुत सारे डिसीजेज में देखा जाता है, गॉचर डिसीज, पॉम्पर डिसीज। ठीक है, तो ये बहुत सारे डिसीजेज हैं जो रेयर कैटेगरी में ऑलरेडी फीचर करती हैं। ओके, अब देखिए इस आर्टिकल में से मुझे आपको कुछ भी नहीं बताना ऑनेस्टली, बस आपको इतना बताना है क्योंकि फ्रीबीज एक ऐसी डिबेट है जो नए नए नाम ले रही है, रेवड़ी, फिर उसके बाद बहुत सारा, अब तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, तो ऑफ कोर्स वेलफेयरिज्म और फ्रीबीज का जो डिबेट है इस पर क्वेश्चन आ सकता है। देखिए ऑफ कोर्स आप पॉलिटिकल नहीं लिखेंगे इस पर कुछ भी, लेकिन कुछ तो लिखेंगे, तो अब उसका एक और थोड़ा सा इसमें ऐड ऑन हो गया है शॉर्टकट पॉलिटिक्स जिसे अब कहने लगे हैं। तो शॉर्टकट पॉलिटिक्स भी एक टर्म है जो आपको पता होनी चाहिए कि आप पॉलिटिकल आप कह सकते हैं पावर गेन करने के लिए ऐसे शॉर्टकट्स लेते हैं फ्रीबीज बांट के, पर आप डेवलपमेंट नहीं चाहते लॉन्ग टर्म, यू टेक शॉर्ट टर्म मेजर्स। ठीक है, तो ये बेसिकली जो हमारे मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है, इंडिया विल हैव टू इवॉल्व अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल अक्रॉस द कंट्री दैट शन्स शॉर्टकट्स फॉर पॉलिटिकल गेन्स। ये इन्होंने कहा है जो फ्री भी कल्चर है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, वी मस्ट डील विद इट। और इन्होंने बोला है कि जैसे हमारी सरकार है, व्हाट ऑल एफर्ट्स हैव वी टेकन, जनधन है ना, 45 करोड़ जनधन अकाउंट्स खुलवाना फिनेंशियल इंक्लूजन के लिए, आधार आइडेंटिफिकेशन करवाना, ये सब वगैरह, दीज आर कॉल्ड वेलफेयर मेजर्स। तो इस तरह के मेजर्स लिए जाने चाहिए। वैक्सीन जो हमने कोविड-19 में प्रोवाइड की, तो जैसा भी है फ्री थी, लेकिन ऑफ कोर्स वेलफेयर हुआ ना। तो ये कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी है, अगर कल को कुछ डिबेट आ भी जाती है तो यू मस्ट राइट अबाउट कुछ कुछ इस तरह के एग्जाम्पल्स
जो बेसिकली आपको पता चले कि जी हाँ, दिस इज़ वेलफेयर एंड दिस इज़ फ्री बी, इवन दो ऑफ कोर्स इट माइट बी पॉलिटिकल और वट एवर इट माइट बी, but you would have to write about it. JNU to get Center for Tamil Studies, School of Indian Languages. Now, why are we discussing this article? There's nothing much in it also, but this is only an example for you. Since there's a lot about Indian languages, जो एक टीम बनाई गई है, जो बहुत सारे ऐसे जो टेक वर्ड्स है, सेल्फी का या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंडियन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन करेगा, जितनी इंडियन लैंग्वेजेस में पॉसिबल हो सके, है ना। तो इस तरह के हम देखेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता, सेल्फी एक ऐसा वर्ड है जो सब यूज करते हैं, पर इसको हिंदी में क्या कहते हैं किसी को पता नहीं पता, या फिर किसी और नागा लैंग्वेज में क्या कहते हैं नहीं पता। तो इसीलिए एक प्रॉपर ग्लॉसरी बनाई जा रही है। साथ ही में हम हिंदी लैंग्वेज में देख रहे हैं कि कैसे MBBS के कोर्सेज भी मध्य प्रदेश में शुरू हो रहे हैं, बुक्स छाप दी गई हैं। तो लॉट अबाउट लैंग्वेजेस एंड अ लॉट अबाउट तमिल लैंग्वेज ऑल्सो, बिकॉज हम क्या बहुत बारी देखते हैं, टसल देखते हैं नॉर्थ और साउथ के बीच में लिंग्विस्टिक बेसिस पे, क्योंकि इम्पोजिशन ऑफ हिंदी का बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कि ऑपोजिशन आता है। तो क्योंकि तमिल लैंग्वेज जो है, तमिल का अपना बहुत ब्यूटीफुल पास्ट है, तो इसीलिए बेसिकली JNU में बेसिकली एक सेंटर फॉर तमिल स्टडीज खुलने वाला है, और धीरे धीरे जितने भी असमीज, उड़ीसा का, उड़िया, मराठी, कर्नाटका, तो JNU में इस तरह का जो सेंटर खुलने वाला है, और भी होंगे, आप ये बिल्कुल एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक द वीडियो।